Assalamualaikum class. Today's topic is dividend decision policy. डिविडेंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. इसके अलावा कुछ फैक्टर्स डिविडेंड से रिलेटेड रिमेनिंग थे, तो हम आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे. तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन एक रिकैप है प्रीवियस लेक्चर का, जिसमें हमने बात की थी द फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट टेक केयरफुल डिसीजंस ऑन हाउ द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स. यहाँ पे एक फाइनेंशियल मैनेजर ये सोच रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट जनरेट करना, प्रॉफिट अर्न करना कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उसी प्रॉफिट के एक पोर्शन वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं. फर्दर डिस्कस करते हैं. It is very important and crucial part of the business concern because these decisions are directly related with the value of the business concern and shareholders' wealth. यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरीके से एक बिजनेस डायरेक्टली डिसीजन लेता है रिगार्डिंग डिविडेंड, कि डिविडेंड किस तरह से पे करना है. और जब डिविडेंड एक ऑर्गेनाइजेशन अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है, तो वो अल्टीमेटली क्या क्रिएट कर रही है, वैल्यू क्रिएट कर रही है उस बिजनेस के लिए. मीन्स उस बिजनेस का नाम होगा, क्रेडिबिलिटी होगी मार्केट में, हर कोई उसे जानेगा और हर कोई अपने एंड पे उसका मार्केट शेयर इंक्रीज करने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, क्योंकि जहाँ नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ आपका प्रॉफिट अर्न करना ईजी हो जाएगा. जहाँ प्रॉफिट अर्न हो जाएगा वहाँ उसका कुछ पोर्शन डिविडेंड इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग शेयर होल्डर्स. फर्दर बात करते हैं इसमें. Like financing decision and investment decision, dividend decision is also a major part of financial manager. फाइनेंशियल मैनेजर का हर वक्त यही थॉट में चल रहा होता है, हर वक्त उनके इसका यही टारगेट होता है कि किस तरीके से मैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे क्रिएट कर सकूं. अब जब एक बिजनेस में फाइनेंस सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लाइक शेयर होल्डर्स इक्विटी और आपकी कॉमन शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो अब यहाँ पे जब आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ही शेयर होल्डर्स इक्विटी है और स्पेशली कॉमन शेयर होल्डर्स इक्विटी है, तो आप सबसे पहले आपका यही विजन एंड मिशन होगा कि किस तरीके से मैं अपने शेयर होल्डर्स को बिजनेस में सस्टेन करके रखूं, क्योंकि अगर वो सस्टेन करके रखेंगे बिजनेस में तो ही आपकी पेमेंट वहां से आती रहेगी और आप अपने बिजनेस को कैरी ऑन करते रहेंगे. मीनवाइल उन कस्टमर्स के लिए, उन एंड यूजर्स के लिए, उन शेयर होल्डर्स के लिए अल्टीमेटली उनको क्या चाहिए, डिविडेंड. जब हम उनको टाइमली डिविडेंड देते ही रहेंगे तो उनको एक एक्सपेक्टेड रिटर्न उनको मिलता ही जा रहा है, उसकी बेसिस पे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं. क्लियर. फर्दर बात करते हैं. व्हेन द बिजनेस कंसर्न डिसाइड डिविडेंड पॉलिसी, दे हैव टू कंसीडर सर्टेन फैक्टर्स such as retained earning and the nature of shareholders of the business concerned. अब यहाँ पे बात हो रही है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि जब हम डिविडेंड की पॉलिसी बनाते हैं कि डिविडेंड किस तरीके से देना है, उसमें सबसे पहले हम क्या चीज देखते हैं, रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि आपके पास पीछे बैकएंड में बिजनेस में कितना पैसा रखा हुआ है. अगर पैसा सफिशिएंट है देन यू कैन इन्वेस्ट एट डिफरेंट पर्सपेक्टिव. बट अगर आप कह रहे हो कि पैसा इतना बैकअप में नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशंस एंड मच मोर, तो अब ऐसी सिचुएशन, ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स या ऐसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो आपके पास चेंजेस आ रही होती हैं, उसकी बेसिस पे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इफेक्ट होता है. प्रॉफिट इन द सेंस ऑफ व्हाट, प्रॉफिट इन द सेंस कि हर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अपना अपना प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेड होगा उससे कम होगा और वो इफेक्ट कर रहा होगा ओवरऑल बिजनेस पे कि डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. क्लियर. अब हम यहाँ पे सबसे पहले ये सोचते हैं कि रिटेन अर्निंग में पैसा कितना पड़ा हुआ है. अगर ज्यादा रखा हुआ है देन वी कैन पे फ्रॉम रिटेन अर्निंग. अदरवाइज अगर हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न से वो कम है देन वी हैव टू थिंक ओवर इट वेदर टू गिव डिविडेंड और नॉट. क्लियर. आगे बात करते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिविडेंड पॉलिसी.
कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि कौन सी डिविडेंड पॉलिसी हमें अप्लाई करनी चाहिए, कैसे अप्लाई करनी चाहिए और क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी. Let's discuss these factors one by one. Number one, profitable position of the firm, uncertainty of future income, legal constraints, liquidity positions, sources of finance, growth rate of the firm, tax policy, capital market condition. यहाँ पे सबसे पहले आपके माइंड में एक लिस्ट डाउन बना होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं. पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फिर उन फैक्टर्स को हम किस तरीके से डिविडेंड पॉलिसी से रिलेट करेंगे. देन हम ये देखेंगे कि वाकई ये फैक्टर डिविडेंड पॉलिसी को इफेक्ट कर रहा है, whether it is directly or indirectly, depends on the circumstances, depends on the terms and conditions between the customers, between the shareholders and the organization. Get it? सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ द फर्म की. Profitable position of the firm. Dividend decisions depends on the profitable position of business concern. When the firm earns more profit, they can distribute more dividends to the shareholders, as we have discussed earlier, as well as in today's lecture. हमने ये देखा कि किस तरीके से प्रॉफिटेबल पोजीशन एक ऑर्गेनाइजेशन की होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना हम जब भी डिविडेंड का कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है और प्रीवियस ईयर्स में कितना प्रॉफिट हुआ है. क्या हम उसको अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेक्टेड जो हमने फोरकास्टेड बनाई है, जो हमने कहा कि हमारे पास एटलीस्ट एक्सपेक्टेड इतनी आनी चाहिए, तो बेस्ड ऑन दैट क्या वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ रही हैं, क्या वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ रहा है. क्लियर? अगर वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ रहा है देन स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, बट इफ इट इज नॉट देन डिपेंड्स ऑन हाउ वी मैनेज such difference. Now we will discuss here कि प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन में जब अर्न होता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. हाउ मच, कि कितना पोर्शन आप डिविडेंड पे करेंगे, कितना आप रिटेन अर्निंग में पे करेंगे. अब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं 2019 की, तो 2019 में ही आपने कुछ ना कुछ बिजनेस में ऐसे ऑफर्स दी होंगी, ऐसे प्रमोशंस दिए होंगे कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट विद इन 2 or 3 years द company move toward a branch or move toward a better position or investing in some contracts, whether it is legal or whether it is in the benefit of the company. तो अब जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप वो पहले से 2-3 साल पहले ही डिस्कस कर लेते हो. जब आप पहले डिस्कस कर, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चीजें नजर आ रही होती है, क्या बिजनेस ने कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में कुछ बताया, कोई ऐसी बात हुई रिगार्डिंग एनुअल रिपोर्ट के अंदर. तो जब एनुअल रिपोर्ट बनती है तो सारी चीजें उसके अंदर कंपाइल्ड होकर उसी के अंदर आती है. अगर उसी एनुअल रिपोर्ट को उठा के देखा जाए तो उसमें यही डिस्क्लोजर आपके पास आ रहा होता है, यही चीजें आ रही होती है कि कंपनी का बेटर प्रॉफिटेबल पोजीशन है, बहुत अच्छी पोजीशन है. ऐसा नहीं हो कि लाइक आप कह रहे हो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, विंडो ड्रेसिंग से आपने 20% 25% प्रॉफिट कर दिया, लेकिन बैक एंड में वो लॉस आया. तो अल्टीमेटली विद पैसेज ऑफ टाइम ये चीज इफेक्ट होती है कि बिजनेस में डिपेंड करता है लॉस आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है. अगर वो अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छे से रिटर्न दे रहे हैं then it's well and good. Otherwise, it affects the business very drastically. फर्दर हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इनकम की, क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमें खुद ये नहीं पता कि ड्यूरिंग द ईयर भी इतना प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर जो आपका गया है उस क्वार्टर में आपने मतलब इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं की है, और उसकी बेसिस पे जब आपकी इतनी अच्छी अर्निंग नहीं है तो एक ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैसे बेहतर हो सकती है और वो डिविडेंड कैसे देगी. क्लियर? When the shareholder needs regular income, the firm should maintain regular dividend policy. बिल्कुल. अब हम यहाँ पे बात करें कि किस तरीके से शेयर होल्डर को रेगुलर बेसिस पे रिटर्न देना चाहिए. जस्ट बिकॉज कि उनको टाइमली बेसिस पे, वेदर इट इज 6 months और एनुअल बेसिस, जो भी टाइम स्पेसिफाइड करती है कंपनी, उस बेसिस पे उनको डिविडेंड मिलना चाहिए. फॉर इंस्टेंस अगर डिविडेंड नहीं मिलता देन व्हाट टू डू,
आपको डिविडेंड नहीं मिलता, आप अपने डिस्क्रिप्शन पे एक दूसरे को शेयर्स बेच दो, क्योंकि आप शेयर्स होल्ड करें लाइक और कोई और करे, डिपेंड्स ऑन कि अल्टीमेटली बिजनेस को बेनिफिट हो रहा। लाइक अगर कंपनी ए के शेयर्स है मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं एक्स वाई जी, तो शेयर्स एक्स जो बंदे ने लिए हैं वो वाई को बेच दे, वाई जेड को बेच दे, क्या फर्क पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के पास अल्टीमेटली पैसे तो है। क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग करंटली कितने ऐसे स्टॉक होल्डर्स होंगे जो जिनको फील हो रहा होगा लाइक हमें डिविडेंड अपने पास, हमें डिविडेंड तो नहीं मिल रहा है, तो क्या शेयर अपने पास रखने चाहिए या नहीं। क्योंकि वो ये सोचते हैं अगर शेयर हम सोल्ड आउट कर देंगे तो वो किसी और दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, और इस तरीके से हमारा काम चलता ही रहेगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो वहां पे उनको डिविडेंड पे करें या नहीं करें। अगर डिविडेंड का कॉन्सेप्ट आ रहा है और शेयर होल्डर भी चाहता है डिविडेंड, देन वी हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट। और वो सर्टेन अमाउंट हम कहाँ से लेते हैं, वेदर इट इज फ्रॉम लॉन्ग टर्म और वेदर इट इज फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज फ्रॉम आपका रिटेन अर्निंग। अब आप रिटेन अर्निंग से भी पैसे ले सकते हो, अब आप लॉन्ग टर्म लोन से भी पैसे ले सकते हो, अगर आपको रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है तो। क्योंकि इस ओवरऑल पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारी डिविडेंड पॉलिसी है जिसमें शफलिंग आई है और एक अच्छे लेवल पे आई है, जस्ट बिकॉज के एटलीस्ट वो जो कस्टमर्स हमारे घर पे बैठे हुए हैं वो तो एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। क्लियर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं लीगल कंस्ट्रेंट्स की। The Companies Act 1956 has put several restrictions regarding payments and declarations of dividend. बहुत सारे लीगल कंस्ट्रेंट्स हैं, लाइक डिविडेंड नहीं पे करना चाहिए, लाइक हमने सोर्सेज ऑफ क्रिएटिंग कैपिटल में पढ़ा था, तो सर ने बार बार ये चीज पढ़ी थी कि जो अथॉरिटीज हैं, जो अथॉरिटीज हमें लोन दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कि आप इसको लोन को टाइमली पेमेंट कर दें, तो वो लोन किस पर्पज के लिए ले रहे हैं, क्योंकि लोन के पीछे हमने वहाँ पे डिस्कशन किया था इन डिटेल कि एक लोन ऐसा भी था कि आप ले रहे हैं तो आप कंपनी को डिविडेंड, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं पे करेगी। दिस इज द कंडीशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अगर ऐसी कोई कंडीशंस है देन डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसे कैरी ऑन होगा। क्लियर। अब यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, इनकम टैक्स एक्ट भी आ जाता है, लाइक वो कहता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और इसके अलावा मतलब अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं भी तो उनको सक्सेसफुली कैसे मैनेज करना है, इट डिपेंड्स ऑन कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम हो रहा है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करे, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट कहाँ से डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, हाँ आज हम इन्वेस्ट करके रखेंगे, कल परसों हमें रिटर्न होगा, जब हम रिटर्न होगा तो हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम बिजनेस को कैरी ऑन कर सके। क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं लीगल कंस्ट्रेंट में एक एडिशनल बात है, लाइक अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एमएनसीज है, एमएनसीज वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम देख रही होती है कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ काम कर रही है। अब कुछ कंपनीज लाइक इंटरनेशनल लेवल पे हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कौन सी कंपनीज है जो मल्टीनेशनल भी है। तब वहाँ पे क्या होता है, लैकिंग आ जाती है थोड़ी सी, लैकिंग इन द वॉट के वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्रॉपर इन्वेस्ट हो रहा है, आगे फर्दर इन्वेस्ट हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे ये होना जरूरी है, इससे पता चलेगा कि हमारा कितना लीगली डिविडेंड वैलिड है। क्लियर। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी पोजीशन की। लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म लीड्स टू इजी पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। हमेशा यही होता है कि लिक्विडिटी पोजीशन इतनी बेहतर होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के पास कि वो इजीली अपने डिविडेंड्स पे कर सके अपने शेयर होल्डर्स को। If the firm has if a firm have high liquidity, the firm can provide cash dividend. Otherwise, they have to pay stock dividend. हमने प्रीवियसली भी बात की थी रिगार्डिंग डिविडेंड एंड रिगार्डिंग कैश डिविडेंड एंड स्टॉक डिविडेंड। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करती हूँ कि किस तरीके से आप डिविडेंड पे भी करते हो, और इन द फॉर्म ऑफ अगर कैश है तो आप कैश डिविडेंड करो, इन द फॉर्म अगर कैश नहीं हुआ तो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एडिशनल पैसे दे दो, एडिशनल स्टॉक दे दो इन द फॉर्म ऑफ कि वो स्टॉक डिविडेंड हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे बात हो रही है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की।
If the firm has finance sources, it will be easy to mobilize large finance. The firm should not go for return earning. अब यहाँ पे large organizations होती हैं, उनके पास sources of funds होना जरूरी है, किस तरह से आता है, कहाँ से आ रहा है और किस बेसिस पे आ रहा है. तो meanwhile this is the thing कि आप एक organization के अंदर पैसा कैसे generate कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, और even though कुछ बच जाता है तो वो क्या return earning में जा रहा होता है, बिल्कुल जा रहा होता है. Done. अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म. फर्म की ग्रोथ रेट कैसे बढ़ेगी, किस तरीके से बढ़ेगी. तो फर्म की ग्रोथ कैसे बढ़ेगी. अब इन्वेस्टर्स अपने पैसे बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं और वहां से बिजनेस का प्रॉफिटेबल वेंचर बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर ही देगी. इट्स डैम श्योर. तो अब यहाँ पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इतना श्योर होती हैं इन द सेंस कि आप ऑर्गेनाइजेशन में न सिर्फ सस्टेन कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शेयर होल्डर्स मेंटेन कर रहे हो टाइमली बेसिस पे, और इसके अलावा उन शेयर होल्डर्स की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ शो हो रहा है.